बीए पार्ट 3 में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को जो हिस्ट्री ऑनर्स रखे हुए हैं एक बार अपना वेलकम है। आज हम लोग यहाँ 5वें अध्याय में जो बंगाल में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना, पहले इसको हमने कई सीरीज में बांटा है। आज हम लोग यहाँ प्लासी के युद्ध और प्लासी के युद्ध के कारण और इसके परिणाम की यहाँ चर्चा करेंगे कि प्लासी के युद्ध के क्या कारण थे और क्या इसके परिणाम निकले। इस पे हम बातें करेंगे जो अगले सीरीज में है। हम इसे छोटा छोटा इसलिए बनाया ताकि आप समय कम के हिसाब से सुविधापूर्वक देख सके। तो चलिए इस पे हम देखते हैं कि प्लासी का युद्ध जो है इसके क्या कारण थे और क्या परिणाम निकले। तो जैसे इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि कलकत्ता का जो संधि हुआ था, यानी कि जैसे हम अलीनगर की संधि कह सकते हैं, तो अलीनगर की संधि के अनुसार कई तरह की शर्तें रखी गई थी, जो आप कलकत्ता की संधि कहे चाहे अलीनगर की संधि कहे, क्योंकि पीछे भी आपको जिक्र में बताया गया था कि कलकत्ता का ही नाम अलीनगर, यहाँ जो सिराजुद्दौला थे उनके द्वारा यहाँ अलीनगर नाम रखा गया था, इसलिए उसे अलीनगर की संधि कहा गया था। और इसमें कई तरह की शर्तों को यहाँ स्वीकार किया गया था, लेकिन शर्तों को स्वीकार करने के साथ यहाँ शर्तों को तोड़ने की बात आने लगी। इसमें कारण में हम देखेंगे कि इसके कारण के रूप में कई तरह के शर्तों को तोड़ा गया, जिसमें अलीनगर की अभी संधि का स्याही सूखा भी नहीं था। स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि वो अभी संधि का स्याही सूखा भी नहीं था, जिस स्याही से लिखा गया था। तब तक यहाँ अंग्रेजों ने उसकी अवहेलना करना शुरू कर दिया और इस तरह से अवहेलना करना शुरू किया क्योंकि यहाँ संधि जो थी, संधि की शर्तें पूरी करने के लिए दोनों पक्ष बिल्कुल यहाँ तैयार थे संधि के समय, लेकिन अंदर से जैसे पहले भी जिक्र किया गया था कि अंदर से दोनों पक्ष जो थे इस संधि के प्रति उदासीन थे। वे दोनों अंदर ही अंदर चाह रहे थे कि कभी जब मौका मिले तो इस संधि के शर्तों को हम तोड़ दें और तोड़कर क्या करें कि एक दूसरे से हम युद्ध के लिए हावी हो जाए। वे अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए, अंग्रेज जो चाह रहे थे कि अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए वे हर संभव प्रयास में लगे हुए थे। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को यहाँ 3 लाख रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में, जैसे घोषणा हुआ था संधि में कि 3 लाख रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में स्वयं देने का जो वादा किया था, तो सिराजुद्दौला ने भी उस वादा को पूरा नहीं किया, अर्थात उसने भी 3 लाख रुपये अंग्रेजों को क्षतिपूर्ति के रूप में नहीं दिया। जिस अनुसार एक इतिहासकार जैसे रैमजे मेयोर का कथन भी होता है यहाँ कि नवाब संधि की शर्तों को पूरी करने के लिए तैयार न था। यह अगर बात कहा जाए तो इस कारण से अगर कहा जाए कि युद्ध आवश्यक हो गया, ऐसा बात भी निश्चित नहीं है, क्योंकि अगर यह कहा जाता है कि अगर यहाँ आक्षेप वस्तुतः सिराजुद्दौला पर लगाया जाए, यह बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि अंग्रेज जो है, अंग्रेजों के द्वारा ही संधि तोड़ने की शर्तों की अपेक्षा पहले से शुरू की जा चुकी थी। अंग्रेज इस संधि को तोड़ने का काम पहले से ही जारी कर चुके थे। अगर युद्ध के मुख्य कारण के रूप में हम देखें तो अंग्रेजों की एक तरह की महत्वाकांक्षा होती है कि अंग्रेजों के अंदर एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा जग जाती है। अंग्रेज फ्रांसीसी का प्रभाव यहाँ कलकत्ता से समाप्त कर देने की सोच में लगे हुए हैं कि कलकत्ता से फ्रांसीसियों का प्रभाव समाप्त हो जाए। अलीनगर की संधि के अनुसार अंग्रेज लोग एक शर्त भी रखते हैं कि कलकत्ता से फ्रांसीसियों को हटा दिया जाए, लेकिन इस शर्त को वहां अस्वीकार कर लिया जाता है, उस शर्त को उस संधि में नहीं जोड़ा जाता है। फिर भी यहाँ निष्कासन की बात जब सिराजुद्दौला से किया जाता है तो सिराजुद्दौला ने केवल यहाँ अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजों के जो शत्रु हैं, तो शत्रुओं से मित्रता न रखने का आश्वासन दिया था। और संधि के अनुसार यहाँ कहा जाए कि चंदरनगर पर अंग्रेजों ने मार्च 1757 ईस्वी में जब आक्रमण कर दिया, तो चंदरनगर पर 1757 ईस्वी में फ्रांसीसियों के खिलाफ में आक्रमण कर दिया। तो यहाँ नवाब जो थे सिराजुद्दौला, इन्होंने फ्रांसीसियों को सहायता देने के लिए, यानी वे फ्रांसीसियों के पक्ष में तो पहले से ही थे क्योंकि फ्रांसीसियों को व्यापार करने के लिए पूरी छूट दे रखे थे, तो फ्रांसीसियों को सहायता देने के लिए उसने क्या किया कि अपने सैनिक की सहायता फ्रांसीसियों को दे दिया। और जब अंग्रेजों ने संधि इसे अवहेलना का नाम दे दिया, क्योंकि यहाँ जो सिराजुद्दौला थे फ्रांसीसियों के पक्ष में अपने सेना को उतार दिए, तो अंग्रेजों के माध्यम से इसे कहा गया कि संधि की अवहेलना है। और बंगाल में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में कभी युद्ध हुआ ही नहीं था, और जब युद्ध नहीं हुआ था तो ऐसी स्थिति में बंगाल में फ्रांसीसियों को अंग्रेजों का एक तरह का शत्रु के रूप में कहा जाए कि शत्रु मानने के लिए नवाब कभी भी तैयार नहीं थे, न तो पहले तैयार थे और न संधि के बाद भी तैयार थे। इस तरह से सिराजुद्दौला जो थे फ्रांसीसियों को अंग्रेजों की तरह सुविधा देकर उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध में ही खड़ा कर देने की योजना बना रखे थे। और वह अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को एक दूसरे के बीच में, एक दूसरे के विरोध में हमेशा वे चाह रहे थे कि वे आपस में लड़ते रहे और हम मध्यस्थता की भूमिका निभाते रहे। अर्थात अंग्रेज और फ्रांसीसी जब लड़ेंगे तो यहाँ सिराजुद्दौला जो होंगे इसमें मध्यस्थता यानी कि बीच बचाव का काम करेंगे और अपनी निर्णायक भूमिका का अदा करते रहेंगे। लेकिन सिराजुद्दौला का जब इस नीति का पता अंग्रेजों को लग गया
तो अंग्रेजों को इस नीति का पता लग गया, तो उससे वे बिल्कुल सिराजउद्दौला से अंग्रेज क्या हुए कि नाराज हो गए, क्योंकि संधि के शर्तों से यह भी उल्टे एक तरह की बात है। और इस तरह से अहमद शाह अब्दाली ने जब आक्रमण किया तो आक्रमण ने सिराजउद्दौला को अत्यधिक भयभीत कर देने का काम किया। मुगल सम्राट के बाद अगर अवध में या अवध के नवाब जो थे और बिहार पर आक्रमण का खतरा यहाँ बिल्कुल उपस्थित हो चुका था, क्योंकि अब्दाली का संभावित आक्रमण रोकने के उद्देश्य से अगर हम समझते हैं इस बात को कि सिराजउद्दौला अपनी सेना का एक अच्छा भाग बिहार की सीमा पर पहले से ही भेज रखा था, और जब वो बिहार के सीमा पर जब भेज दिया था तो अंग्रेजों और सिराजउद्दौला की हार की अगर बात की जाए, कि जो हार होती है तो इस हार के साथ साथ यहाँ ऐसी गतिविधियों की सूचना उसके विश्वासघाती दरबारियों के माध्यम से अक्सर सिराजउद्दौला को मिलती रहती थी, कि जो विश्वासघाती दरबारी थे ये सिराजउद्दौला को इसकी सूचना देते रहते थे। और उपयुक्त यहाँ अवसर देकर अंग्रेज क्या किए कि अंग्रेजों ने सिराजउद्दौला के विरुद्ध में एक तरह का षड्यंत्र रचने की काम शुरू कर दिया। पुनः यहाँ अगले स्थिति में हम समझते हैं कि सिराजउद्दौला के व्यवहार जो थे, इस व्यवहार से कुछ अधिकारी और कुछ व्यापारी जो थे बिल्कुल पहले से असंतुष्ट स्थिति में बने हुए थे। यानी कलकत्ता के भी कुछ अधिकारी थे या कुछ व्यापारी थे सिराजउद्दौला के इस व्यवहार से या सिराजउद्दौला के किए हुए कार्यों से कुछ लोग असंतुष्ट थे। और असंतुष्ट में जैसे राजा हम देखेंगे राजबल्लभ को ढाका के दीवान जैसे देखेंगे, वैसे ढाका के दीवान के पद से हटाकर और उसकी संपत्ति पर अधिकार कर लेने की कोशिश सिराजउद्दौला ने पहले ही अपना परिस्थिति दिखाकर यहाँ राजबल्लभ को क्या किया था कि पहले से ही असंतुष्ट कर रखा था। और इसके साथ साथ बंगाल में अगर सबसे धनी व्यापारी का नाम देखा जाए तो उस समय सबसे धनी व्यापारी के रूप में जगत सेठ हुआ करते थे। तो जगत सेठ भी सिराजउद्दौला से क्या थे कि बिल्कुल खुश नहीं थे, वह भी बहुत अंदर से सिराजउद्दौला के प्रति षड्यंत्र रच रहे थे। वे अंग्रेजों के पक्ष में थे। और यहाँ मानिक चंद का नाम देखेंगे, आमीन चंद का नाम देखेंगे तो मानिक चंद थे, आमीन चंद थे, राजा यहाँ नंद कुमार जैसे जो प्रमुख हिंदू राजा थे, ऐसे ये सारे हिंदू राजा अंग्रेजों के पक्ष में थे, सिराजउद्दौला के विरोध में षड्यंत्र कर रहे थे। तो यहाँ सिराजउद्दौला को कमजोर होना तो स्वाभाविक था कि सिराजउद्दौला यहाँ कमजोर होगा और देश हमारा जो देश की स्थिति होगी वहां पे अंग्रेजों के पक्ष में वह मजबूत हो जाएगी। और ऐसे स्थिति में राजबल्लभ का पुत्र जो है यहाँ किशन चंद भी अंग्रेजों के संरक्षण में वो पहले से ही बना हुआ था। और इस तरह से हिंदू और अंग्रेजों का व्यापारिक जो संबंध था या व्यापारिक उद्देश्य था एक जैसा, और एक जैसा वह बिल्कुल समान के रूप में देखा जाए तो एक समान नजर आता था। इसलिए हिंदू व्यापारी एवं विश्वासघाती जो सेनापति थे उन्होंने मिलकर शीघ्र ही क्या किया कि सिराजउद्दौला के विरुद्ध में एक तरह का षड्यंत्र रचने का काम इन लोगों ने किया। खासकर षड्यंत्र में शामिल होने के नाम पर या षड्यंत्र में शामिल होने के पीछे अंग्रेज जो थे, अंग्रेजों का एक दोहरा उद्देश्य बना हुआ था। अंग्रेज कभी भी एक स्थितियों में नहीं चलते थे, वे दोहरे उद्देश्य के साथ काम करते थे। दिखावे के लिए कुछ और करते थे और करने के लिए कुछ और करते थे। वे सिराजउद्दौला को अपदस्थ करके एक ऐसे व्यक्ति को बंगाल की गद्दी पर बैठा देने की सोच में बने हुए थे कि जो वहां का नवाब होगा वह अंग्रेजों के हिसाब से चलेगा, अंग्रेजों के हिसाब से कार्यकलाप को करेगा, उसमें अंग्रेजों के खिलाफ में कोई कदम नहीं उठाएगा और अंग्रेज जैसे चाहेंगे वैसे ही वह काम करेगा। तो अंग्रेजों को इससे क्या होगा कि आर्थिक लाभ मिलेगा, और जब आर्थिक लाभ मिलेगा तो अंग्रेज और मजबूत होते जाएंगे, सुदृढ़ होते जाएंगे। और इस तरह से अंग्रेज और षड्यंत्रकारियों के बीच में एक समझौता भी हुआ, जिसमें षड्यंत्रकारी जो थे आमीन चंद अधिक लालची किस्म का व्यक्ति था। आमीन चंद की बात अगर समझें तो उससे ज्यादा लालची बंगाल का कोई व्यक्ति नहीं था। तो वो लालची किस्म का व्यक्ति था। वह 30 लाख रुपए नवाब और उसके खजाने का जो 5% अगर कहें हिस्से के रूप में वो हमेशा लेना चाहता था। और उसने धमकी भी दे रखा था कि यदि उसे निर्धारित रकम जो है देने की बात स्वीकार नहीं की गई तो षड्यंत्र के माध्यम से जो भंडा है उसे भंडा का फोड़ कर देगा। यानी इस भंडा फोड़ करने के बाद खासकर, लेकिन क्लाइव जो थे अपने कूटनीति के माध्यम से, क्योंकि अंग्रेज थे और अंग्रेज अपने कूटनीति का प्रयोग हमेशा करते थे, तो कूटनीति के माध्यम से उसके साथ भी छल कपट करने का काम किए। उन्होंने भी, अंग्रेजों ने भी यहाँ इसके बात को स्वीकार कर लिया और उसने छल के सामने अमीन चंद को, यहाँ अमीन चंद था, अमीन चंद भी क्लाइव के सामने क्या हुआ कि अपने आप में मात खा गया। अर्थात वह अंग्रेजों के कूटनीति को समझ नहीं पाया, वह सिर्फ अपने लालच में वह दबे रह गया। और एक और क्लाइव जो थे सिराजउद्दौला को, यहाँ सिराजउद्दौला को सांत्वना पत्र भरा हुआ पत्र लिखकर भेजने का काम करते थे। और दूसरी तरफ देखे तो मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने की बातें कर रहे थे कि सांत्वना, जब नवाब को सांत्वना दिया जा रहा है, एक तरफ
यह स्थिति दिखाया जा रहा है कि नवाब से हम अच्छे संबंध बनाए रखेंगे, एक तरफ यहाँ कहा जाता है मीर जाफर को कि आपको बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। तो इसमें कौन सी बातें सही हो सकती है या दोहरी चाल हो सकती है? निश्चित रूप से इसमें एक ही सही होगा, एक गलत हो सकता है। तो यह इसमें गलत क्या था, अर्थात यहाँ कहा जाए कि बदले में जब मीर जाफर को नवाब बनाने की बातें की जा रही थी तो इसीलिए जमींदारी जो थी यहाँ फ्रांसीसियों को निकालने तथा अंग्रेजों के सेना का खर्च का बात था, इसे उठाने का यहाँ वादा किया गया। और षड्यंत्र के माध्यम से यह षड्यंत्र जब पूरा हो जाने पर क्लाइव ने 2 तरह का संधि पत्र तैयार किया। यह षड्यंत्र जब बना लिया क्लाइव पूरी तरह से, एक तरह का योजना तैयार कर लिया, तो उसने 2 तरह का संधि पत्र तैयार किया। एक संधि पत्र जो था वह सफेद पन्ने पे था और दूसरा था लाल पन्ने पर। तो सफेद पन्ने पे जो था वह सही बातों का जिक्र किया गया था और लाल पन्ने पे जो लिखा गया था वह सिर्फ एक संतुष्टि के लिए लिखा गया था, अर्थात किसी को खुश करके उसे अपने पक्ष में रखना और पुनः उसे फिर से लात मार देना, अर्थात उसे उसकी औकात दिखा देने की स्थिति थी। लेकिन जैसे ही वह लाल पते झूठी संधि पत्र पर वाटसन के पास लेके गया हस्ताक्षर करने के लिए, तो वाटसन ने उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। अर्थात यहाँ समझ सकते हैं कि अंग्रेजों में भी सभी लोग कूटनीति भले चलने वाले हों, लेकिन झूठ बोलने वालों में, जैसे वाटसन ने वहां संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, उसने कहा कि हम झूठे पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। तो यहाँ क्लाइव ने क्या किया कि उसके झूठे सिग्नेचर को, यानी जाली सिग्नेचर को उसने स्वयं करके और यहाँ के जो व्यापारी थे, व्यापारियों को जाली सिग्नेचर करके उसे संधि पत्र दिखाकर और देकर आमीचंद को बिल्कुल अपने पक्ष में संतुष्ट नहीं रखा। आमीचंद उस जाली सिग्नेचर पे भी संतुष्ट रह गए और इस तरह से अंग्रेजों की तुलना में कहा जाए कि सिराजुद्दौला जो थे, यहाँ सिराजुद्दौला का पक्ष बहुत ही कमजोर हो गया, क्योंकि जो भी यहाँ राज दरबारी थे, जो भी इस राज्य में रहने वाले थे, सभी के सभी लालची किस्म के लोग थे। सभी लोग यहाँ अंग्रेजों के पक्ष में चले गए थे। लेकिन यह बात सिराजुद्दौला जो थे कुछ बातों को समझ पाते थे और कुछ बातों को उनके समझ से बाहर की बात थी, क्योंकि साथ में रहकर भी गद्दारी इनके साथ किया जा रहा था। तो इस सिराजुद्दौला के प्रमुख जो सलाहकार थे अंग्रेजों के पक्षधर बन गए थे। जो भी उनके सलाह देने वाले लोग थे अंग्रेजों का पक्ष ले रहे थे, क्योंकि वो चाह रहे थे कि सिराजुद्दौला को मार दिया जाए, सिराजुद्दौला को अपदस्थ कर दिया जाए और पूरे राज्य का हिस्सा हम लोग के हिस्से में आ जाए। और इस तरह से आमीचंद ने सिराजुद्दौला को अंग्रेजों की जो वास्तविक स्थिति था इससे अनभिज्ञ रखने का काम किया। खासकर राजा जो नंद कुमार थे, इनके असहयोग के कारण ही चंदरनगर पर फ्रांसीसियों की हार हो गई थी, क्योंकि यहाँ राजा जो नंद कुमार अगर चाहते तो फ्रांसीसियों की हार नहीं होती, अंग्रेजों की हार होती। तो उन्हीं के चलते फ्रांसीसियों की जब हार हो गई तो फ्रांसीसियों की हार होने के बाद मीर जाफर और यहाँ जो राय दुर्लभ थे, यहाँ धोखा खाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। और अंग्रेजों को धन से मदद देने के कारण या धन से मदद देने के लिए जगत सेठ बंधु भी यहाँ पे तैयार थे, क्योंकि जगत सेठ से अमीर तो बंगाल का कोई था ही नहीं। तो वे धन से भी मदद देने के लिए अंग्रेजों के पक्ष में तैयार थे। सिराजुद्दौला अपने आप को असहाय की स्थिति में समझने लगा था। उसे महसूस होने लगा था कि अब हम असहाय हैं, हम बिल्कुल कमजोर हो चुके हैं। और जब वो असहाय की स्थिति में अपने आप को समझने लगा, वह स्वयं को कुशल सेनानायक एक तरह का वो नहीं था, वो सेना का संचालन स्वयं नहीं कर सकता था। वह एक अच्छे तरह का अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करके वह अच्छे षड्यंत्र के माध्यम से काम कर सकता था, लेकिन उसी के साथ षड्यंत्र हो रहा था। तो सेना नायक नहीं होने के कारण दृढ़ता के साथ फिर भी उसने क्या किया कि यहाँ किसी नीति को क्रांत करने की शक्ति उसमें अब नहीं रह गई थी। और वस्तु स्थिति का मूल्यांकन करके अंग्रेजों से, या अंग्रेज जो थे, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला पर यहाँ अलीनगर की संधि भंग करने के आरोप में सिराजुद्दौला पर ही आरोप लगाया। इस तरह से फ्रांसीसियों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, जो उड़ीसा ने सिराजुद्दौला पर जो अलीनगर का संधि का आरोप लगाया गया, तो फ्रांसीसियों को बंगाल पे, बिहार पे और उड़ीसा के सारे ठिकानों से निकालने की मांग सिराजुद्दौला से की गई कि यहाँ फ्रांसीसियों को इस सारे ठिकानों से हटा दिया जाए और हम यहाँ स्वतंत्र रूप से व्यापार करेंगे, स्वतंत्र रूप से अपना हम जो भी करना है, जैसे करना है करेंगे। लेकिन नवाब उत्तर मिलने के पहले ही यहाँ क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों में एक तरह का कहा जाए कि कटवा का, यानी कि कटवा की ओर प्रस्थान कर चुका था। और यह घटना 19 जून 1775 ईस्वी की है कि कटवा पर अंग्रेजों का अधिकार जब हो गया तो उसे हम मुर्शिदाबाद के द्वार के नाम से जानते हैं कि मुर्शिदाबाद का द्वार जो होता है कटवा के नाम से कटवा होता है। यह प्रश्न आपके क्वेश्चन में आता है कि मुर्शिदाबाद का द्वार किसे कहा जाता है। तो मुर्शिदाबाद का जो द्वार होता है, मुर्शिदाबाद का द्वार या कटवा को कहा जाता है, यानी कटवा जो होता है इस पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है, अर्थात मुर्शिदाबाद के द्वार पर अधिकार हो जाता है। तो अंग्रेज की स्थिति क्या होती है कि अंग्रेज यहाँ युद्ध की शुरुआत करने के बाद सिराजुद्दौला के सामने किसी भी तरह का कोई विकल्प अब नहीं बच पाता है। सिराजुद्दौला को एक तरह से विश्वासघात की
आभास जब मिल चुका होता है, उसे लगने लगता है कि अब मेरे साथ विश्वासघात हो चुका है, तो उसके पास एक विशाल सेना होने के बावजूद भी वो अपने आप को जब निस्सहाय समझने लगता है, फिर भी वो क्या करता है कि स्वयं मीर जाफर के पास उसके महल में पहुंच जाता है और मीर जाफर से वो हाथ जोड़कर विनती करता है, क्योंकि मीर जाफर इसका सबसे प्रिय होता है, लेकिन सबसे बड़ा इसका आंतरिक षड्यंत्र करने में सबसे अगर कहा जाए तो एक नंबर स्थान पे यहाँ मीर जाफर ही है, क्योंकि वह राजगद्दी को की तरफ अपनी लालच बैठाया हुआ है। वो चाह रहा है कि राजा का पद हमें मिलेगा, और इस तरह से उसके महल में पहुंचकर वो उससे हाथ जोड़ कर विनती करता है, क्षमा याचना करता है, अलीवर्दी खां के वचन का याद दिलाता है, यहाँ अलीवर्दी खां की परंपरा और उनके प्रतिष्ठा की बात याद दिलाता है कि इनकी प्रतिष्ठा को तो कम से कम बरकरार रखा जाए, और इसके लिए अपील करता है कि कम से कम कुरान हाथ में लेकर उसे कसम भी खिलाता है और कहता है कि इस अलीवर्दी खां का बनाया हुआ साम्राज्य को हम लोग विलीन होने से रोकें। पुराने अगर दुश्मनी है, उस दुश्मनी को हम लोग भुलाकर एक साथ मिलकर, क्योंकि यहाँ मीर जाफर जो है सेना नायक होता है और सेना नायक के रूप में उसे वह आग्रह करता है कि तुम अब भली भांति इस साम्राज्य को बचाने का प्रयास करिए, और यहाँ सिराजदौला से मीर जाफर कुरान हाथ में लेकर और वचन देता है। आप यहाँ समझ सकते हैं कि यहाँ सम्राट के लिए कुरान का भी कोई महत्व नहीं रहता है, वह कुरान लेकर हाथ में वचन देता है, और मीर जाफर के प्रति यहाँ सिराजदौला ने जब आश्वस्त हो जाते हैं कि वो कुरान लेकर हाथ में वचन दिया है, तो निश्चित रूप से वह मेरे साथ अब धोखा नहीं करेगा। लेकिन ऐसा होना नहीं था, क्योंकि उसके अंदर तो एक तरह की बहुत बड़ी लालच हो जाती है। उसके लिए कुरान कौन सी बड़ी चीज है, वह तो किसी भी चीज के साथ धोखा दे सकता है। और यह स्थिति होता है कि बंगाल की राजधानी जो मुर्शिदाबाद होता है उस समय, तो बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से 20 मील की दूरी पर, उससे 20 मील की दूरी पर एक जगह होता है जहां पलास वृक्ष होते हैं, वहां सिर्फ पलास का वृक्ष होता है। तो पलास के वृक्ष यानी ज्यादा वृक्ष होने के कारण ही उसे पलासी का नाम दिया गया था। यानी पलास वृक्ष होने के कारण, यह पलास एक तरह का वृक्ष है, तो वृक्ष होने के कारण इसका नाम पलासी का नाम दिया गया था, क्योंकि पलास का वो जंगल था, पलास वृक्ष का जंगल था, इसलिए उसे पलासी कहा जाता था। और पलासी का, जिसे हम पलासी की लड़ाई कहते हैं, पलासी का युद्ध कहते हैं, यह युद्ध बृहस्पतिवार के दिन में शुरू हुआ था, यानी कि जिसे हम जुमेरात कहते हैं, कि जुमेरात के दिन अर्थात दिनांक को उस दिन 23 जून 1757 ईस्वी का यह घटना है। 23 जून 1757 ईस्वी का, यानी कि बृहस्पतिवार का दिन है, और 23 जून 1757 ईस्वी का यह घटना है कि अंग्रेजों और सिराजदौला की सेनाओं के बीच में एक तरह का घमासान युद्ध यहाँ शुभारंभ हो जाता है। और इस घमासान युद्ध में, यह युद्ध जो है समय से 9 बजे सुबह में शुरू होता है, यानी 9 बजे सुबह में यह युद्ध प्रारंभ होता है। और जैसे ही 9 बजे सुबह में प्रारंभ होता है, और यहाँ सिराजदौला का जो प्रधान सेनापति है, वो प्रधान सेनापति के रूप में, जैसे मीर जाफर का जिक्र मैंने अभी किया था, यहाँ मीर जाफर इसके प्रधान सेनापति होते हैं, जिससे यहाँ सिराजदौला बहुत तरह का आग्रह किया होता है, क्षमा याचना किया होता है, कुरान से शपथ दिलाता है। फिर भी यहाँ मीर जाफर क्या करते हैं कि मीर जाफर वहाँ थे, और उनकी सहायता के लिए, मीर जाफर की सहायता के लिए यहाँ यारलुफ्त खां हुआ करते थे। यारलुफ्त खां के साथ राय दुर्लभ थे और मीर मदन भी थे। यह 3 तरह के सेनापति थे। 3 तरह के सेनापति में यारलुफ्त खां, उसके बाद राय दुर्लभ और मीर मदन, ये तीनों सेनापति जो थे, तीनों महत्वपूर्ण सेनापति थे। सेना का मुख्य भाग जो होता है, जिसमें 45,000 सेनाओं के साथ, यहाँ 45,000 सेनाएं एक साथ होती है, और 45 सेनाओं में जैसे मीर जाफर है, यारलुफ्त है और यारलुफ्त खां है, और यहाँ देखेंगे कि राय दुर्लभ है, या इन्हीं के अधीन में 45,000 सेनाएं काम करती है। फिर अब यहाँ दूसरी टुकड़ी एक होता है, जिस टुकड़ी में 82,000 सैनिकों की संख्या होती है, और 82,000 सैनिकों में खासकर यहाँ मीर मर्दान होते हैं, और मीर मर्दान के नेतृत्व में 82,000 की सेनाएं होती है। और मीर मर्दान यानी कि मीर मदन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, कि मीर मदन के नेतृत्व में थी, और मीर मदन के साथ में मोहनलाल भी हुआ करते थे। और इस तरह जो सिराजदौला का विशेष कृपा पात्र के रूप में होता है, तो सिराजदौला की सेना का एक छोटी सी टुकड़ी पहले यहाँ आक्रमण के लिए कर देती है, और जैसे ही आक्रमण के लिए आरंभ होता है, तो इसके आधे घंटे की लड़ाई में ही क्लाइव को, यानी क्लाइव की जो कायरता है, रॉबर्ट क्लाइव, तो क्लाइव की कायरता यहाँ दिखने लगता है। क्लाइव तो बहुत कम संख्या में और इतना कायर व्यक्ति है, यानी अंग्रेजों के रूप में, कि वह उसकी कायरता यहाँ स्पष्ट रूप से दिखने लगती है, और उसकी जो अकुशलता है, यानी उसके अंदर युद्ध लड़ने की न क्षमता है और न उसके अंदर इस तरह का
काम करने का ढंग है, तो इस तरह से वो क्या होता है कि उसकी कायरता और कुशलता सामने प्रकट होने लगता है। और ऐसे स्थिति में यहाँ क्लाइव जब भागने लगता है, भागने की स्थिति आती है, लेकिन क्लाइव को भागने नहीं दिया जाता है, क्योंकि क्लाइव तो षड्यंत्र किया हुआ है पहले से। यहाँ मीर जाफर जो है, मीर जाफर की बातें बताई गई कि मीर जाफर जो है पहले से उस गद्दी को पाने की होड़ में लगे हुए थे, उनकी लालच जो है गद्दी की तरफ थी। यहाँ मीर जाफर क्या करते हैं कि अपने जो झूठी वादे हैं यहाँ सिराजदौला के साथ कर रखे होते हैं, तो झूठी वादों के माध्यम से वह जाकर रॉबर्ट क्लाइव से मिल जाते हैं। और जैसे ही रॉबर्ट क्लाइव से वो मिल जाते हैं तो राय दुर्लभ अपनी पूरी सेनाओं के साथ अंग्रेजों से, राय दुर्लभ यहाँ है, उसके बाद यहाँ यारलुफ खां है और मीर जाफर है, तीनों व्यक्ति जाकर 45,000 सेनाओं के साथ अंग्रेजों से जब मिल जाते हैं, तो जब तक मीर मदन जिंदा रहता है, तो मीर मदन जिंदा रहते हुए यहाँ अंग्रेजी सेनाएं अर्थात मीर जाफर की सेनाएं, जो यहाँ एक दोगले किस्म की सेना का रूप हम दे सकते हैं या कह सकते हैं कि जो भारतीय होने के नाते भी राज्य को पाने के लिए अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं। और वहाँ यहाँ मीर मदन जो है जिंदा रहते हुए अंग्रेजों को यहाँ जमीन पर पैर रखने के लिए या पैर जमाने का मौका तक नहीं दिया। लेकिन आखिर होना क्या था? स्थिति ये हो गया कि विश्वासघाती सेनानायक का सामना वह वीरतापूर्वक करते रह गया, क्योंकि जितने सेनानायक वहां जाकर अंग्रेजों के पक्ष में मिल गए लड़ाई के मध्य स्थिति में, तो उसका यह वीरतापूर्वक सामना करते रह गया। जब तक मीर मदन जिंदा रहा तब तक वो वीरतापूर्वक सामना किया, लेकिन मृत्यु के बाद कहा जाता है कि सिराजदौला के जो सैनिक थे उसका मनोबल टूटने लगा, क्योंकि मीर मदन का जब मृत्यु हो जाता है तो सेना का नेतृत्व करने वाला कोई नहीं होता है। यहाँ खुद सिराजदौला जो है एक कुशल सेनापति नहीं होने के नाते उसे क्या करना होता है कि मैदान छोड़कर भागने लगता है। मजबूरी हो जाती है, समस्या ये हो जाती है कि उसे मैदान छोड़ के भागने की स्थिति आ जाती है, क्योंकि इसके अपने ही लोग अंग्रेजों के पक्ष में चले जाते हैं और जो क्लाइव होते हैं बिना किसी बाधा के इस युद्ध में सफलता हासिल कर लेते हैं और यहाँ सिराजदौला की बिल्कुल पराजय होती है और सिराजदौला इस युद्ध में हार जाता है, जिसमें प्लासी का लड़ाई अगर कहा जाता है कि यही प्लासी का लड़ाई यानी कि 23 जून 1757 ईस्वी का जो घटना होता है भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि इसी समय से यह स्पष्ट रूप से माना जाता है कि संपूर्ण भारत पे अंग्रेजों का कब्जा हो गया। क्योंकि इस लड़ाई में यदि वह भारत के जो महत्वपूर्ण सिराजदौला के जो सेनानायक थे अंग्रेजों का साथ नहीं दिए होते तो हम लोग कभी गुलाम नहीं होते, क्योंकि गुलामी की जंजीर यहीं पे टूटने वाली थी और यहीं पे इन लोगों ने गुलामी की जंजीरों में जकड़ने का भी काम किया और जिसका परिणाम 200 वर्षों तक हम लोगों को भुगतना पड़ा। यानी कि 1757 के बाद आप देख रहे हैं कि लगभग 200 वर्षों तक हमको भुगतना पड़ा। आपके 1947 में देश आजाद होता है और 200 वर्षों तक हमें गुलाम रखने में ऐसे मीर जाफर और मीर जाफर के साथ साथ आप देख रहे हैं जैसे नाम अभी बताया गया कि मीर जाफर हैं, उसके बाद मीर जाफर के साथ साथ जो और भी 2 व्यक्ति का नाम लिया गया और उस जैसे राय दुर्लभ हुए और यारलुफ खां हुए, इन 3 गद्दार व्यक्तियों के माध्यम से कहा जा सकता है कि हमारा देश गुलामी की जंजीरों में बिल्कुल जकड़ गया। और यहाँ ऐसे स्थिति में जो सिराजदौला थे जब युद्ध के मैदान से वो भागे तो भागने के बाद भी वे अपने आप को संरक्षण पाने की कोशिश कर रहे थे। वे अपने किला में जा नहीं सकते थे क्योंकि किला में भी षड्यंत्रकारी ही षड्यंत्र कर रहे थे और किला से भागने की कोशिश किए, लेकिन वहां से भी भागते भागते जब वे मुर्शिदाबाद तक पहुंचे तो मुर्शिदाबाद में भी अपने आप को सुरक्षित नहीं पाए और मुर्शिदाबाद में जब सुरक्षित नहीं पाए तो वहां से भी वे अपने पत्नी के साथ, जो पत्नी का नाम यहाँ, पत्नी का जो नाम आप देखेंगे, पत्नी का नाम जैसे नाम यहां लेंगे लुत्फिनिया नाम होता है पत्नी का, तो अपने लुत्फिनिया पत्नी के साथ या लुत्फिनिसा के नाम से भी जानी जाती है, लुत्फिनिसा के नाम से भी इनकी पत्नी जानी जाती है। तो अपने पत्नी को साथ में लेकर या वहां से भी अर्थात मुर्शिदाबाद से भी भागने लगे, लेकिन ऐसे स्थिति होता है कि भाग्य का मारा हुआ वह भारत का संरक्षण करने वाला अर्थात बंगाल का नवाब जिसे सिराजदौला का नाम से जाना जाता है, वह मीर जाफर के पुत्र जो मीरन होते हैं, मीरन उसे रास्ते में पकड़ लेते हैं और रास्ते में पकड़कर उसे कत्ल कर देते हैं, अर्थात उसे मीरन के द्वारा हत्या कर दिया जाता है और बंगाल का नवाब यहाँ मीर जाफर बन जाते हैं। और स्थिति देखिए, जब मीर जाफर बंगाल के नवाब बन जाते हैं तो यहाँ मीर जाफर जिस लालच में बने हुए थे, जिस लालच में पड़े हुए थे पहले से, वह लालच इनकी परिपूर्ण भी नहीं हो पाता है क्योंकि अंग्रेजों को एक तरह से पर्याप्त धन की जरूरत है, क्योंकि अंग्रेज यहाँ धन के लिए ही लड़ाई लड़े हुए हैं। और मीर जाफर ने कंपनी के साथ जो सभी अधिकारी थे, सभी अधिकारियों को यहाँ
धन देने के लिए स्वीकार जो कर रखे थे, तो यहाँ विशेष तरह के अधिकार देने की बात कर रखे थे। तो इसमें 24 परगने की जो बात है, 24 परगने की जमींदारी भी कंपनी के हाथों में चली गई। और 24 परगने की जब यहाँ अधिकारी की बात है, वहां जब यहाँ अंग्रेजों के हाथों में चली जाती है, तो कंपनी को यहाँ 1 करोड़ और 1,77,00,000 रुपए का लाभ होता है। कंपनी को उस वक्त 1,77,00,000 रुपए का लाभ होता है। और कंपनी के सेवक जो होते हैं, सेवक को भी अलग अलग तरह से कहा जाता है कि 12 लाख रुपए दिए जाते हैं। और स्वयं क्लाइव यहाँ 2 लाख रुपया लेने की बात करता है कि स्वयं क्लाइव को यहाँ 2 लाख रुपया मिलता है। और 2,24,000 पाउंड के राशि से क्लाइव के लिए मीर जाफर को देना पड़ता है। पुनः यहाँ देखा जाता है, स्थिति ऐसा होता है कि मीर जाफर के पास अब धन देने के लिए कुछ भी नहीं बचा होता है। तो राज्य के खजाने समाप्त हो जाने के बाद राज्य के अंदर जो सोने चांदी के आभूषण या बर्तन जो बचे हुए हैं, उसको भी बेचकर और यहाँ अंग्रेजों के शर्तों को पूरा करने का काम करता है, क्योंकि यहाँ वो राज्य को तो बर्बाद करने पे ही तुला हुआ था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इस युद्ध का परिणाम, यानी यहाँ कारण हम लोगों ने देखा, तो इसके परिणाम क्या होते हैं। तो परिणाम के रूप में जब हम पाएंगे कि युद्ध का क्या परिणाम होता है, तो इसमें देखेंगे कि भारत में जो निर्णायक स्थिति होता है या निर्णायक युद्ध में प्लासी का युद्ध जो होता है, सबसे विशेष रूप से जाना जाता है। भारतीय इतिहास का यह बहुत बड़ा निर्णायक युद्ध माना जाता है, क्योंकि प्लासी की घटना यह साधारण घटना नहीं है, जो मैंने अभी पहले ही जिक्र किया हुआ था कि इतनी साधारण घटना नहीं है जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं कि प्लासी का लड़ाई था। यह भारत को जंजीरों में जकड़ देने वाला एक तरह का लड़ाई था। हम यहाँ कह सकते हैं इसमें केवल यहाँ पूर्वी भारत में ही नहीं बल्कि पूरे देश की बात अगर करें कि पूरे देश के इतिहास में एक नया मोड़ आने का या इसके माध्यम से शुभारंभ माना जा सकता है। क्योंकि प्लासी के जो युद्ध होते हैं, इसमें सैनिक प्रदर्शन की जो बात आती है, उसमें कुछ घंटे का ही व्यायाम कहा जा सकता है। क्योंकि यह लड़ाई, क्योंकि 45,000 और 82,000 सेना ले जाकर और मुट्ठी भर सेनाओं से हार जाना, और वह भी कुछ घंटे में हार जाना, तो कुछ घंटे में हार जाने की बात यहाँ यह लड़ाई होने की बात कहा है, ये तो दिखावे की बात है और दिखावे के लिए एक षड्यंत्र की बात है। तो यहाँ ये कहा जा सकता है कुछ घंटे का यह एक तरह का कसरत हो सकता है, कुछ घंटे का यह एक्सरसाइज हो सकता है। क्योंकि विद्रोह की बात किया जाए तो इस विद्रोह में या अथवा अगर क्रांति की बात कहा जाए तो यह एक विवाद का विषय बन जाता है। इतिहासकार इसे विवाद का विषय बना देते हैं कि यह तो न तो विद्रोह होता है और न विवाद होता है, बल्कि एक तरह का षड्यंत्र घटना होता है। सिर्फ षड्यंत्र ही से कहा जाए तो यह उचित हो सकता है। फिर भी इसे लड़ाई की या क्रांति की संज्ञा दी गई है और कहा जाता है कि यह विवाद का, जैसे प्लासी के बाद जब बंगाल होता है, बंगाल का नवाब जो होते हैं मीर जाफर को बनाया जब जाता है, तो मीर जाफर बंगाल का नवाब बनते हैं, तो कंपनी के वे हाथ के कठपुतली बन जाते हैं। कठपुतली तो समझ रहे हैं कि कंपनी जैसे चाहती है मिर जाफर को वैसे घुमाती है। मिर जाफर की कमजोरी है, कमजोरी को कंपनी जानती है और सारी कमजोरियों को शून्य, और यहाँ कहा जाए कि शून्य और काट का एक घोड़ा होता था और शून्य और काट के घोड़ा के रूप में मिर जाफर को समझा जाता था। और खासकर वह अंग्रेजों के इच्छा अनुसार बंगाल पे शासन चलाने लगा। अंग्रेज जैसे चाहते थे यहाँ मिर जाफर वैसे ही शासन करने लगा था। और बंगाल की गद्दी पर कौन सा शासक बैठे, अब इसका निर्णय जो था यहाँ दिल्ली के सम्राट के बदले अब कलकत्ता में बैठे हुए अंग्रेज करने शुरू कर दिए। क्योंकि पहले दिल्ली में बैठे हुए सरदार जो सम्राट होते थे वे बंगाल के गद्दी पर कौन बैठेगा वह निर्णय करते थे। अब बंगाल में बैठे हुए अंग्रेज इसका निर्णय करने लगे और वह निर्णय करने लगे जो यहाँ के एक व्यापारी थे और तुच्छ व्यापारी थे, वह निर्णय की स्थिति में आ गए। ऐसे प्लासी के जो युद्ध है, इस युद्ध के बाद यदि कहा जाए कि अंग्रेज शासन बंगाल में यह प्रारंभ नहीं हुआ, बल्कि अंग्रेज जो थे नवाब निर्माता अब अवश्य बन गए थे कि नवाब किसको बनाएंगे, देश के किस कोने में नवाब कहाँ बनाएंगे, यह अंग्रेजों के हाथ में इस लड़ाई के माध्यम से परिणाम सामने आने लगा। इसके आगे हम समझते हैं इसमें कि प्लासी के युद्ध जब हुआ तो इसके परिणाम की विवेचना करने के साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि इसके कई दृष्टिकोण हम देख सकते हैं। सर्वप्रथम अगर हम कहें कि इसका अगर मूल्यांकन के रूप में समझने का प्रयास करें तो युद्ध की दृष्टि से, अगर युद्ध की दृष्टि से करना उचित जान पड़ता है तो यहाँ हम समझेंगे प्लासी में वस्तुतः प्लासी जो थे, प्लासी में कोई युद्ध ही नहीं हुआ था। क्योंकि एक इतिहासकार का यहाँ शब्द देखेंगे, जो इतिहासकार है के.एम. पाणिकर, उनके शब्दों में अगर कहा जाए तो प्लासी की घटना एक हुल्लड़ और भगदड़ की घटना थी, दूसरा कुछ नहीं था। एक हुल्लड़ हुआ और एक भगदड़ हुआ, और हुल्लड़ और भगदड़ में क्या हुआ कि यहाँ लड़ाई हो गई, यहाँ फैसला हो गया कौन विजेता होगा और कौन पराजित होगा। सैनिक की दृष्टि से प्लासी को एक सैनिक झड़प की संज्ञा दी जा सकती है। अगर सैनिक की नजर से देखा जाए तो इसे सैनिक झड़प की संज्ञा दी जा सकती है कि सैनिकों में सिर्फ झड़प हुआ, कोई हथियार नहीं चला, किसी तरह का लड़ाई नहीं हुआ, और एक तरह का सैनिक झड़प ही कहा जा सकता है। इसमें युद्ध का एक तरह का स्वांग रचा गया था, एक तरह का षड्यंत्र रचा गया था कि युद्ध होगा, लेकिन युद्ध हुआ नहीं। और इस तरह
और भी कहा जा सकता है कि सैनिक शक्ति का वास्तविक प्रदर्शन ही नहीं हुआ। कि सैनिक शक्ति का प्रदर्शन क्या होगा। अंग्रेजी सेना की रणकुशलता की बात की जाए तो रणकुशलता भी यहाँ प्रमाणित नहीं हो पाई थी कि अंग्रेजी सेना रण क्षेत्र में कितना कुशल हो सकती है। इसका प्रमाण यहाँ देखा ही नहीं गया, क्योंकि लड़ाई होता तो उसकी कुशलता देखी जा सकती थी। और इस तरह से युद्ध का रुख अगर देखकर क्लाइव स्वयं भयभीत होकर युद्ध छोड़ने के लिए यानी युद्ध छोड़ने का विचार कर चुका था। लेकिन अगर कहा जाए कि अधिकतर जो अंग्रेज थे युद्ध बंद करने के पक्ष में वे नहीं थे। और क्लाइव मेजर जो थे, यहाँ किलप्रेटिक की बात करेंगे। क्लाइव मेजर के रूप में जो किलप्रेटिक है वो लड़ाई का आदेश देने के लिए दोषी मानकर दंडित करना चाहता था कि अगर लड़ाई के आदेश होता तो वहां पे अंग्रेजों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता, तो इसे दोषी मानकर उस पर दंडित करने की बात हुआ। लेकिन मीर जाफर जो थे या लुत्फ खां थे और राय दुर्लभ थे, इनकी विशाल सैनिक टुकड़ी जब अंग्रेजों की तरफ आ गई तो क्लाइव का साहस और बढ़ गया और लगभग सूना सा मैदान जो वहां पे अंग्रेजों की तरफ था, उस सूने से मैदान में सेनाओं की तो संख्या ही नहीं थी। तो सूना सा मैदान अगर कहा जाए कि नेतृत्व मीर मदन कर रहा था। अतः प्लासी के युद्ध में बंगाल के जो नवाब थे तो बंगाल के नवाब को अपनी सैनिक शक्ति का परिचय देने का उसके विश्वासघाती जो सेनापति थे उसने अवसर ही नहीं दे पाया। कि विश्वासी सेनापति अगर अवसर देते तो पता चलता है कि लड़ाई क्या चीज होता है। वस्तुतः अगर हम कहें कि प्लासी की जो लड़ाई है, प्लासी का जो युद्ध है, इसको षड्यंत्र कह दें तो यह बहुत ही उपयुक्त हो सकता है। सैनिक शक्ति के बदले में अगर अंग्रेजों ने विश्वासघात का सहारा लिया और इसी विश्वासघात के सहारे के माध्यम से अंग्रेज जो थे विजय को प्राप्त किए। और इसी आधार पर के.एम. पाणिकर अपने विचार को फिर से रख रहे हैं। जैसे प्लासी का युद्ध जो था एक ऐसा व्यापार था इसमें बंगाल के जो धनी सेठ थे और मीर जाफर के नवाब को अंग्रेज के हाथ बेच डालने का काम किए थे। और सैनिक दृष्टि से अगर कहा जाए तो सैनिक दृष्टि से भी अगर हम समझते हैं इस बात को कि इसकी अपेक्षा प्लासी का युद्ध जो था या राजनीति और आर्थिक परिणाम विशेष महत्वपूर्ण रूप से देखा जा सकता है। क्योंकि प्लासी के युद्ध के बाद भारतीय जो राजनीति है इसमें अंग्रेजों की प्रधानता बिल्कुल कायम हो जाती है। अंग्रेज यहाँ पे भारतीय राजनीति में प्रखरता की भूमिका निभाते हैं और प्लासी के युद्ध में बंगाल की जो भूमि होती है इस भूमि पर अंग्रेजों को पैर जमाने का एक तरह का बेहद बेहतरीन अवसर प्राप्त हो जाता है। और इस अवसर के माध्यम से कहा जाता है कि बंगाल और बाद में जो भारत के विजय का रास्ता देखा जाता है तो इस विजय का रास्ता अंग्रेजों के लिए और प्रशस्त हो जाता है। और प्लासी का जो युद्ध होता है इस युद्ध के फलस्वरूप अंग्रेजों को लूट खसुट करने के लिए बंगाल के बाद भारत का विजय का रास्ता जब प्रशस्त होता है तो बंगाल के अलावा जो भी धनी सेठ है, धनी प्रांत है, उस धनी प्रांत पे इन लोगों की नजर गड़ जाती है। और सिराजदौला की पराजय से अंग्रेजों को यह भली भांति विश्वास हो गया होता है कि उनके लिए देसी रियासत जो है वो जितना कोई असंभव बात अब नहीं रह गया है। इससे अंग्रेज भारत विजय की कल्पना ने साकार रूप प्रदर्शित कर दिया था कि यदि राज्य के अंदर फूट डाल दिया जाए, उसमें किसी को प्रलोभन दे दिया जाए, लालच दे दिया जाए तो भारत की मिट्टी ही इस प्रकार की है कि लालच स्वभाव में बहुत लोग बिकने वाले हैं और अपने ही लोग जो साथ में रहने वाले लोग होते हैं वो लालच में बिक जाते हैं और भारतीय राजनीति को, भारतीय इतिहास को यहाँ एक तरह गंदा करने का काम करते हैं। तो इस तरह से सिराजदौला की अगर बात हम समझते हैं कि सिराजदौला जो है अंग्रेजों के विकास के रास्ते में एक बड़ी बाधा का काम कर रहा था, जिसमें अगर दृष्टिपटल पर इसे नजर रखा जाए तो सिराजदौला के प्रति अगर देखा जाता है कि सिराजदौला जब हट जाता है तो अंग्रेजों को राजनीति प्रभुत्व बढ़ाने का बेहद ही बेहतरीन अवसर प्राप्त हो जाता है, जिसमें मीर जाफर नाम मात्र का नवाब बन जाता है। और 1757 ईस्वी से लेकर 1760 ईस्वी तक इसके मध्य में घटनाओं का कुछ तथ्य भी यहाँ प्रमाणित होता है कि मीर जाफर ने अंग्रेजों के बल पर बंगाल की मनसब प्राप्त करने का काम किया था। और इसके साथ साथ देखा जाए कि वह बंगाल और बिहार में भी शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए अंग्रेजों से सहायता लेने के लिए वो निर्भर हो चुका था। और अंग्रेजों ने 6000 सैनिकों के माध्यम से मीर जाफर की सहायता करने के लिए यहाँ छोड़ रखे थे अपने सैनिकों को। और अंग्रेजी सेना का जितना खर्च था यह नवाब मीर जाफर को स्वयं पूरा करना पड़ता था। और मीर जाफर अंग्रेजी सेनाओं को यानी अंग्रेज अपनी सेना रखते थे, अपनी सेना का प्रयोग अपने काम के लिए करते थे और खर्च किससे करवाते थे, सेना का तनख्वाह किससे दिलवाते थे, तो यहाँ मिर्र जाफर से दिलवाने का काम करने लगे थे। अर्थात अंग्रेजों को यहाँ पे कई तरह का अलग अलग प्रकार का लाभ यहाँ प्राप्त होने लगा। अगर स्वयं स्वविवेक के अनुसार कहा जाए यहाँ कि कोई काम नहीं कर पाता था तो मीर जाफर, राय दुर्लभ और इसके साथ जो बिहार और दीवान जो है राजा राम नारायण को दंड देना चाहता था। तो ऐसे स्थिति में परंतु ये दोनों अंग्रेज से मिले हुए थे, पहले से ही वे साठगांठ बना चुके थे। अतः यहाँ मीर जाफर चाहते हुए भी
वे मन के अंदर सोच भी रहे थे, कुछ ऐसी विचारधाराओं को रख भी रहे थे। इन दोनों विरोधियों को दंड नहीं दे पा रहे थे, जो इनके विरुद्ध में षड्यंत्र कर रहे थे उनके विरुद्ध वो दंड नहीं दे पा रहे थे। और इसके साथ साथ अंग्रेजों का एक कृपा पात्र राजा जो सिताब राय ऊंचे पद पर वे आसीन हो चुके थे। और अंग्रेजों मीर जाफर की स्थिति जो थी एक तरह की असहाय शासक के रूप में थी। वे अपने आप को सम्राट कभी कह ही नहीं पाए, वे अपने आप को एक डरे हुए और अंग्रेजों का कठपुतली का शासक के रूप में वह हमेशा पद पर बने रहे। और अंग्रेजों के बढ़ते हुए जो राजनीतिक प्रभुत्व था, इस अंग्रेजों के राजनीतिक प्रभुत्व का अंदाजा केवल इस बात से ही लगाया जा सकता है कि जब मीर जाफर ने स्वतंत्र रूप से कुछ काम करना चाहा तो अंग्रेजों ने क्या किया कि अंग्रेजों ने मीर जाफर के बदले उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बना दिया। क्योंकि जैसे ही उसने विचार रखा कि मैं स्वतंत्र रूप से कोई काम करूं, अंग्रेजों को समझ में आने लगा कि अब अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है, तो उसी के दामाद मीर कासिम को षड्यंत्र के माध्यम से अंग्रेजों ने वहाँ राजा बना दिया और मीर जाफर को वहाँ से हटा दिया। तो अब राजा बना देना, किसी को हटा देना, यह अंग्रेजों के लिए बहुत आसान सी बात हो गई थी। और जब यहाँ मीर कासिम से मतभेद होने पर बूढ़े नवाब मीर जाफर को फिर से क्या किया कि बंगाल का पुनः गद्दी दे दिया गया। यानी उसके दामाद से जब मतभेद हुआ तो पुनः उसके दामाद को हटाकर और फिर मीर जाफर को वहाँ बैठाकर उसको गद्दी दे दिया गया। कहा गया कि आराम से तुम राज्य चलाते रहो और जो कहा जाता है उससे इधर उधर काम मत करो। और इस तरह से एक इतिहासकार जो मैसलन ने अपने विचारों को रखा है कि इतने शीघ्र और अस्थायी और प्रभावशाली परिणामों वाला कोई युद्ध अभी तक भारत में तो हुआ ही नहीं था। मुगल साम्राज्य के साथ, मुगल साम्राज्य के लिए अगर प्लासी के युद्ध की बात किया जाए, प्लासी के युद्ध के परिणाम की बात किया जाए तो यह घातक साबित हुआ। क्योंकि बंगाल के जो धनी प्रांत थे, धनी प्रांत से मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष जो निश्चित रकम मुगल राज्य को मिला करता था, अब नवाब को पच्युत कर देने की घटना से मुगल सम्राट के को यह धन मिलना बंद हो गया। और यहाँ मुगल सम्राट यहाँ कोई कार्रवाई भी नहीं कर पा रहा था। मुगल सम्राट की आय का मुख्य स्रोत अब निश्चित रूप से बंद हो गया, क्योंकि जितने धनी प्रांत थे सभी प्रांतों पे अंग्रेजों का अपना नजर दौड़ने लगा। तो यहाँ मुगल सम्राट को जब धन नहीं मिलेगा तो सेना का खर्च कहाँ से आएगा? मुगल साम्राज्य वहाँ और ज्यादा कमजोर अवस्था में चला जाएगा। और देश में शासन करने की जो बात है, यानी कि राष्ट्रीय जो यहाँ सम्राट की बात है, वो सम्राट की भी स्थिति यहाँ मटिया मिलित होने लगेगी। और ऐसी स्थिति जानकर अंग्रेज जो है उत्तर भारत का यहाँ अपने आप को हौसला और आगे बढ़ा दिए। और इसी आधार पर एक और इतिहासकार जिसका नाम हम कहेंगे यहाँ अल्फ्रेड लायल के माध्यम से, अल्फ्रेड लायल ने भी अपने विचारों को रखा है। और उन्होंने कहा है कि प्लासी में क्लाइव की विजय ने बंगाल में युद्ध तथा राजनीति का एक अत्यंत विस्तृत क्षेत्र अंग्रेजों के लिए खोल देने का काम किया। तो इस तरह से आज हम लोगों ने देखा कि यहाँ इसके परिणाम में आर्थिक दृष्टि से प्लासी युद्ध जो है अंग्रेजों के लिए बहुत ही लाभकारी साबित हो गया। इसके बाद देखेंगे नैतिक दृष्टि से प्लासी का युद्ध जो था एक तरह का विश्वासघाती का युद्ध था। यह सब परिणाम में हम समझ सकते हैं। तो इस तरह से आज का हम लोगों का सीरीज समाप्त होता है। पुनः हम अगले सीरीज में इसी पाठ के इसी अध्याय के अगले सीरीज के साथ